नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता आज आपको भारत का इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगी। आज हम गांधी जी के प्रमुख आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में हम पहले जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व क्या क्या स्थितियां थी भारत में और किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले जो उस समय की राजनीति थी, उस समय क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें तैयार हुई। सबसे पहले जो इसमें पॉइंट आता है वो है ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति। असहयोग आंदोलन की विफलता ने ब्रिटिश सरकार की नीति को भी प्रतिक्रियावादी बना दिया था। आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा बार बार ये दोहराया जाता रहा कि 1919 के सुधार भारत को स्वराज देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ऐसी चर्चा नहीं दिखाई देती जब उन्होंने स्वराज देने के लिए कोई निर्णय लिया हो। दूसरा पॉइंट है सांप्रदायिक दंगे। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देकर देश में 1928 तक अनेक बड़े बड़े सांप्रदायिक दंगे करवाए और उनको इस प्रकार करवाया गया ताकि हिंदू और मुस्लिमों के बीच मनमुटाव पैदा हो जाए। 1923 में अमृतसर, मुल्तान, मेरठ, मुरादाबाद, 1924 में दिल्ली, कोहाट, गुलबर्ग, जबलपुर, नागपुर आदि स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। मुसलमानों की ओर से तबलीग आंदोलन को बढ़ावा दिया गया, जिसका ध्येय गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाना था, तो आर्य समाज की ओर से शुद्धि आंदोलन को बढ़ावा दिया। सांप्रदायिक दंगों के दौरान 1925 में मुस्लिम लीग के मुकाबले हिंदुओं के सांप्रदायिक संगठन हिंदू महासभा का गठन हुआ। इन्हीं सब के बीच में एक और बहुत ही बड़ा कार्य उस समय हमारे को दिखाई देता है, वो है स्वराज पार्टी का गठन। जब गांधी जी कारागार में थे और असहयोग आंदोलन की सफलता से कांग्रेसियों में आक्रोश था, तब कांग्रेस में पुनः दो धाराएं समानांतर बहने लगी। एक तो पूर्व कार्यक्रम में आस्था रखने वाली थी और दूसरी उसमें कुछ परिवर्तन चाहती थी। पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास और उनके समर्थक कांग्रेस के कार्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार विधानमंडल ब्रिटिश सरकार के गढ़ थे और उन्हें तोड़ना आवश्यक था। वे ये कहते थे कि यदि धारा सभाओं में अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर सरकार का विरोध कर सके तो ये कार्य भी असहयोग ही कहा जाएगा। इसीलिए चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधानमंडलों में प्रवेश करके बाधा नीति को अपनाकर सरकारी तंत्र को असफल बनाना था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन भारत आया। इसके अंदर 6 सदस्य थे और ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में जो सरकार की प्रगति है उसको जांच करना था। लेकिन इस साइमन कमीशन की हर तरफ विरोध हुआ, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। जहां पर भी साइमन कमीशन गया वहां काले झंडों, हड़तालों, प्रदर्शनों और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से उसका स्वागत हुआ। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट जो है वो साइमन कमीशन के एक तरह से वापस प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत की गई। कांग्रेस ने 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन की कुछ 25 बैठकें हुई, परंतु हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के रवैये के फलस्वरूप सांप्रदायिक प्रश्नों के संबंध में कुछ भी निर्णय नहीं हो सका। उसके बाद 10 मई 1928 को मुंबई में इसकी दोबारा बैठक हुई, जहां पर भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की गई, जिससे और उन समिति द्वारा जो प्रतिवेदन बनाया गया उसे नेहरू प्रतिवेदन कहा जाता है। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थी कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए,
यहाँ पर संघीय व्यवस्था लागू की जाए, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को खत्म किया जाए, सिंध को मुंबई से पृथक किया जाए, भारत सरकार की कानूनी शक्तियां संसद के पास रहे जो सम्राट, सीनेट और प्रतिनिधि सभा से मिलकर बनेगी, और एक प्रतिरक्षा समिति बनाई जाए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी मांग थी, वो ये कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भारत में की जाए जो संविधान की व्याख्या करेगा और प्रांतीय विवादों को पर निर्णय देगा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को ये अल्टीमेटम दिया कि अगर उन्होंने नेहरू प्रतिवेदन को नहीं माना तो उनके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और ये उन्होंने किया दिसंबर 1929 में। वहां पर ये निर्णय लिया गया कि अब 26 जनवरी 1930 को संविधान स्वाधीनता दिवस के रूप में वो दिन मनाया जाएगा। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसलिए 26 जनवरी को भारतीय इतिहास में विशेष महत्व देते हुए भारत का नया संविधान भी 26 जनवरी को ही लागू किया गया, जिसे हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पूर्व परिस्थितियां हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले मौजूद थी, जिनकी वजह से ये आंदोलन गांधी जी को शुरू करना पड़ा। अगली बार हम